हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे, टेट को लेकर अपडेट्स की, इसके साथ ही आगामी समय में होने वाले कार्य और उनकी बैठक को लेकर अपडेट्स की। इसके साथ ही बात करेंगे जो नवीन गठित जिले उनमें विकल्प पत्रों को लेकर क्या ऑर्डर जारी हुआ है, उसी को लेकर अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे शासन सचिव स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 से 5 बजे तक समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग की आयोजित की गई, जिसमें निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी समस्त बीकानेर और विभिन्न पदाधिकारी मौजूद थे। इसमें जो मुख्य एजेंडे रखे गए हैं, आगामी समय में जो करने योग्य कार्य हैं और जो निर्देश दिए गए हैं, वो समस्त अध्यापक व शिक्षा वर्ग के जो भी कर्मचारी उनके जानने के लिए ज़रूरी है, तो वही चर्चा करेंगे। जो एजेंडे हैं, मुख्य बिंदु है और आगामी समय होने वाले कार्य, उन पर चर्चा करें। तो सबसे पहले इन्होंने एजेंडा बिंदु रखा था महात्मा गांधी विवेकानंद और केजीबीवी विद्यालयों के संबंध में। तो इनमें निर्देश दिए गए हैं नवीन की अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय में कार्मिकों का जो कार्यकाल है पूरा होने के बाद चयन, निरस्त या प्रतिवर्तन तथा आगामी पदस्थापन की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से हो, इसकी कार्ययोजना तैयार की जाए। यानी आगामी समय में ऐसे हो सकता है कि जो भी कार्मिक है वो लगे हुए, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है या परिवर्तन करना है, तो इसकी जो कार्ययोजना रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। वहीं बात करें तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, स्वामी विवेकानंद आदर्श विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय में कार्मिकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चयन, निरस्त है, प्रतिवर्तन कर पदस्थापन किए जाने के समय एक समान नीति पर भी विचार किया जाए, यानी एक प्रकार की अलग से गाइडलाइन इनके लिए तैयार की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। बात करें तो सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन 1 वर्ष के लिए किया जाता है, उसके पश्चात आगे जो है अवधि 1-1 वर्ष की कार्यकाल में अभिवृद्धि कर दी जाती है, मापदंड के अनुसार होती है, सरकार तय करती है। अतः चयन जो भी है, निरस्त करना है, परिवर्तन करना है, कितनी अवधि के पश्चात अनुमत किया जाना है, इसके संबंध में एक नीति निर्धारित की जाए, ये अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। केजीबीवी विद्यालयों में भी कार्मिकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद इनका पदस्थापन का जो भी कार्रवाई है समस्त प्रकार की वो ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत हो, यानी ये भी कार्य जो है केजीबीवी का वो भी ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया जाए, ये दिशा निर्देश तय किए गए हैं। बात करें उप प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित किए जाना, उप प्राचार्य के पद को और साथ ही वरिष्ठ व्याख्याता का नवीन पद सर्जित करने को लेकर भी चर्चा की गई इस मीटिंग में। बात करें तो इसमें उप प्राचार्य की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक महोदय से चर्चा करके विचार करें और कहा गया है अधिकारियों के द्वारा, और साथ ही उप प्राचार्य का पदस्थापन उस विद्यालय में संचालित विषय के आधार पर किया जाए। ऐसा न हो कि उप प्राचार्य रसायन विज्ञान का है और उसका जो पदस्थापन ऐसे विद्यालय में कर दिया जाए जहाँ रसायन विद्यालय विषय जो है वो हो ही ना। तो इस प्रकार से जो है उप प्राचार्य का पदस्थापन जो है उसमें ध्यान रखना है कि उस विद्यालय में संचालित उसके विषय के आधार पर उसका किया जाए। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, रसायन विज्ञान है का जो उप प्राचार्य है तो उसका पदस्थापन ऐसे विद्यालय में किया जाए जहाँ रसायन विषय जो भी है तो वो पढ़ाया जाए, और ऐसा ना हो कि नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि उनका सप्ताह में 18 से 24 जो भी क्लास हैं वो पढ़ाने होते हैं उनको भी। बात करें तो बजट के संबंध में 25-26 की बजट में घोषणा के अनुरूप गंगानगर में जो है मिर्जेवाला में सैनिक स्कूल स्थापना के संबंध में भी उन्होंने चर्चा की है, जहां पर सैनिक स्कूल जो है गंगानगर स्कूल का भूमि आवंटन हो गया, आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए, अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। सैनिक स्कूल जयमल सर बीकानेर संबंधित अधिकारी द्वारा मीटिंग और मॉनिटरिंग की जाए। परीक्षा का आयोजन करवाना है, परीक्षा की पूरी शुचिता के साथ होनी चाहिए, शुद्धता के साथ परीक्षा का परिणाम लगभग 15 मार्च 2026 को जारी किया जाए। और फिर आगे जो है सैनिक स्कूल का विधिवत सेशन भी शुरू करना है यहाँ पर, और अन्य जो भी आवश्यक कार्य है विद्यालय से रिलेटेड वो पूर्ण करने को लेकर कहा गया है। बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर नवीन सीधी भर्ती के संबंध में जो चर्चा हुई है उसमें यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो 19 जनवरी से संबंधित बात कही है। 19 जनवरी को संबंधित अधिकारी निदेशालय में शासन सचिवालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सचिवालय में जो भी चयन बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे प्रस्तावित बैठक में चर्चा की जा सके, समस्याओं का निराकरण किया जा सके। नवीन भर्ती के संबंध में है। इसके साथ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 सीधी भर्ती की जांच रिपोर्ट के संबंध में जो बातें आई है सामने वो ये है कि संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें एसओजी का अधिकारी भी सदस्य है वो शीघ्रता से जाँच करें। किसी एसओजी अधिकारी का सहयोग नहीं मिल रहा है तो शासन को अवगत कराएं, सक्षम स्तर पर इसे सूचित करना है। इसके साथ
वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के 10 जो बिंदु हैं उनकी सूचना के अभाव में मंडल आवंटन नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के 10 बिंदुओं की जो गाइडलाइन है उसकी सूचना के अभाव में मंडल आवंटन नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज या सूचना अप्राप्त है उनके समय 7 दिवस के भीतर अंतिम अवसर देकर उनको नोटिस जारी करें। पुस्तकालय ग्रेड भर्ती पुस्तकालय ग्रेड सेकंड भर्ती में 74 अभ्यर्थियों की भारतीय ओपन विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से है, जिसके विरुद्ध जो भी शिकायत आई है उससे उन्होंने कहा है कि शासन से निर्देश प्राप्त होते ही गठित समिति आपसी समन्वय स्थापित करके निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करे और रिपोर्ट शासन को आगे प्रस्तुत करे। अधिकारियों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के समय दिशा निर्देश दिए गए हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा में विधान प्रावधान में संशोधन के लिए समिति का गठन करके समीक्षा रिपोर्ट सुझाव प्रस्तुत किए जाए। इसके लिए बताया गया है कि पुनर्भरण जो है उसमें आक्षेपों की समीक्षा, पुनर्भरण राशि की प्रक्रिया में सुधार, वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए और तकनीकी विधि PSP अनुभाग सदस्य के तौर पर नामित हो और समिति 3 दिवस में समीक्षा रिपोर्ट में सुझाव पेश करेगी। उसके साथ ही मेगा PTM के बारे में बात की गई। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि PTM के समय विद्यार्थियों के माता पिता को बुलाया जाए विद्यालय में। PTM में बच्चों को शैक्षणिक CBA शाला उपस्थिति, खेल, ORF, बोर्ड परीक्षा, कक्षा में की जा रही गतिविधियां, उनका प्रदर्शन जो भी रहता है अभिभावकों से साझा किया जाए, चर्चा की जाए। शिक्षक ऐप पर बच्चों की पूरी रिपोर्ट मौजूद है, वहां से भी बच्चों की गतिविधियों के बारे में अभिभावकों से जो है साझा किए जाए, चर्चा की जाए। 5वीं 8वीं बोर्ड के संबंध में जो दिशा निर्देश ये रहे कि बेहतर कार्य योजना पर से 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की जाए। शीघ्र परीक्षा का परिणाम भी जारी किया जाएगा और दिशा निर्देश दिया गया है अधिकारियों का जल्दी जारी किया जाएगा। साथ ही 5वीं 8वीं बोर्ड में जो परीक्षा अनुत्तीर्ण होंगे उनके लिए 3 सप्ताह का उपचारात्मक कक्षा रेमेडिशियल जो प्रोग्राम चलेगा। बच्चों को तनाव ना हो, वे आनंदित महसूस करें, इसका ध्यान रखा जाए। उपचारात्मक समयावधि जो रेमेडी इसकी जो समयावधि टाइम फ्रेम है इसके लिए RSCIT उदयपुर से टाइम फ्रेम जारी करवाना होगा। यानी 5वीं 8वीं बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका उपचारात्मक शिक्षण होगा और यदि 5वीं 8वीं कक्षा में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो संबंधित शिक्षक को अवकाश के दिनों में भी उपचारात्मक शिक्षण रेमेडिएशन क्लासें लेनी होगी। यहाँ पर ये क्लियर किया गया है 5वीं 8वीं बोर्ड के लिए स्पेशल। और आगे बात करें तो 5वीं 8वीं अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा। 5वीं 8वीं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए है ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन सुचारू रह सके, लेकिन यह आवश्यक रूप से सूचित किया जाए कि कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने पर आगामी कक्षा में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। 8 में अनुत्तीर्ण हो गया तो आगे नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन 5 में अनुत्तीर्ण है तो रेमेडिएशन चलेगा और आगे उसका प्रोविजनल जो भी है प्रवेश दिया जाएगा। बात करें महत्वपूर्ण प्रस्ताव के संबंध में तो अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव पत्र जो शासन निदेशालय स्तर पर लंबित है, विचाराधीन है, तो वो भी 15 जनवरी 2025 को CB गुप्ता विशेषाधिकारी शासन सचिव जयपुर को आवश्यक विचार विमर्श के लिए चर्चा करने के लिए निर्देशित किया गया है। अन्य बिंदुओं के ऊपर बात करें तो शिक्षक और कर्मचारी से लेकर DPC को लेकर अपडेट है कि वर्ष 2025-26 की DPC के संबंध में इन्होंने कहा है। और DPC के संबंध में जो अपडेट आ रहे हैं वो ये है कि DPC समस्त प्रकार की DPC 31 मार्च 2024 तक पूर्ण करने के लिए मैंने कार्रवाई करें। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं DPC को लेकर अपडेट्स की 31 मार्च तक इसको कंप्लीट किया जाए। बात करें तो अन्य खबरों की तो TSP नॉन TSP कर्मचारियों से रिलेटेड है, उनकी आपसी स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर भी यहाँ चर्चा चल रही है। तो TSP नॉन TSP कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण जिसे हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं उसको लेकर भी इसमें एजेंडा था। तो इसमें उन्होंने कहा कि पदस्थापन समायोजन के संबंध में समय समय पर जारी पत्र, निर्देश, अधिसूचना आदि का अध्ययन कर विचार किया जाकर विभागीय मत प्रस्तुत किया जाए। यानी कि सरकार ने कहा है कि इस पर विचार विमर्श करें, जो भी निर्देश हैं, जो भी पत्र जारी हैं, जो भी अधिसूचनाएं हैं पहले जारी हो रखी है उस पर विचार विमर्श किया जाए और आगे अधिकारियों को अवगत कराया जाए, विभागीय मत प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर है। और इसके साथ ही बात करें तो शिक्षा विभाग की विभिन्न योजना विद्यार्थियों ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरवाए जाकर समस्त कार्रवाई ऑनलाइन करने को लेकर योजना बनाने जाने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का डाटाशाला दर्पण से जुड़ जाए तो काफ़ी हद तक समस्याओं का निवारण हो सकता है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म संबंध में एक बेहतरीन कार्य योजना बनाए जाने प्रस्तुत करने को लेकर बात की गई है। वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याता पद की पदोन्नति को लेकर अपडेट्स दिया गया है और इन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति 31 मार्च 2026 तक कर ली जाए। जिन मंडल द्वारा वरिष्ठता सूची जारी
नहीं की जा रही है उन्हें जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची जारी करवाएं और अगर इसमें देरी होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कहा है कि लंबित प्रकरण को शासन निदेशालय स्तर पर शीघ्र निस्तारण करें। संपर्क पॉइंट पर लंबित जो भी प्रकरण उनका भी शीघ्र जो भी नियमानुसार है निस्तारण करके आवश्यक रूप से कार्रवाई करें। तो ये महत्वपूर्ण एजेंडे थे और शिक्षा विभाग से रिलेटेड थे, कर्मचारियों से रिलेटेड थे। आगे और भी चर्चा करेंगे अन्य अपडेट्स की। अन्य खबर की बात करें तो वो शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई है। निदेशक माध्यमिक राजस्थान बीकानेर का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जिसमें नवगठित जिलों में कार्यरत विभागीय कार्मिकों के द्वारा पूर्व जिले में स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत विकल्प पत्रों के संबंध में जो है महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी दी गई है। बात करेंगे इसमें कि बताया गया है कि शासन के पत्र के अनुसार 28/11/2023 द्वारा नवीन जिले में स्थानांतरित पदस्थापित किए जाने पर जो कार्मिक है पूर्व जिले से वरिष्ठता विलोपन हो जाती है, क्योंकि नवीन जिले में जाने पर पुराने जिले से उसकी वरिष्ठता का विलोपन होता है तथा नवीन जिले में उनको कनिष्ठतम वरीयता को स्वीकार करने की शर्त पर विकल्प पत्र लिए जाने की प्रदत्त सहमति में प्रस्तुत विकल्प पत्रों के संबंध वांछित सूचनाओं के संबंध में आपके द्वारा मंडल द्वारा पेशी सूचना का परीक्षण किए जाने पर निम्न अनुसार अस्पष्ट अपूर्ण है। यानी कहना यह है कि जो सूचनाएं मांगी गई थी जो भी है कर्मचारी जो कह सकते हैं कि तो विभिन्न प्रकार के जो पत्र जारी किए गए 28 नवीन जिले बने, कई कर्मचारी स्थानांतरित पदस्थापित हुए हैं और तो इसमें यही कहना है कि वरिष्ठता का विलोप होता है और नवीन जिले में उनको कनिष्ठतम वरीयता स्वीकार करने की शर्त होती है गवर्नमेंट की वो विकल्प पत्र लिए जाने के लिए। इसी शर्त पर विकल्प पत्र लिए जाते हैं। सूचनाएं मांगी गई थी लेकिन सूचनाएं अस्पष्ट और अपूर्ण आई सरकार के पास और इस समय उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि सूचना में ऐसे कार्मिकों को भी सम्मिलित कर लिया गया जिनके द्वारा यथास्थान का विकल्प दिया गया है और साथ ही सूचना में विचारित मंडल जिले से अन्यत्र क्षेत्र अधिकार में कार्यरत कार्मिकों के विकल्प पत्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया जो भी अस्पष्ट अपूर्ण है। सूची में वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष मंत्रालय अधीनस्थ जिनकी नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संघ है उनके द्वारा भी मंडल के जिनके द्वारा मंडल के ही अन्य ब्लॉक जिले के लिए विकल्प प्रस्तुत किया गया है को वरिष्ठता सूची विलोपित नहीं होने पर भी सूची में शामिल कर लिया गया है जो भी अस्पष्ट अपूर्ण है। और सूची में व्याख्याता पद पर कार्यरत कार्मिकों के भी विकल्प पत्रों को शामिल कर लिया गया है जिनकी वरिष्ठता राज्य स्तर पर निर्धारित होती है। ऐसे में सूची में ऐसे कार्मिकों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिनका विकल्प पत्र अप्राप्त होना दर्शाया गया है। तो यानी ये कारण मिले हैं सरकार को विकल्प पत्र जो मांगे गए हैं नवीन पदस्थापित जिलों में नए जिलों में स्थानांतरित पदस्थापित से संबंधित डिटेल है। तो ये जो है अस्पष्ट अपूर्ण है इसीलिए उन्होंने दोबारा सूचना मांगी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अतः आपके मंडल से प्रेषित विकल्प पत्रों की सूचना अस्पष्ट है अपूर्ण होने के कारण आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना को पृथक पृथक वर्गीकृत करें यानी क्लासिफिकेशन करके अलग अलग अपडेट करके सूचना वापस मांगी गई है विकल्प पत्रों को लेकर। अब सूचना ये मांगी गई है पॉइंट वाइज के ऐसे विकल्प पत्र जिनमें कार्मिक का पदस्थापन स्थान व जिला परिवर्तित हो रहा है यानी किसी कार्मिक का पदस्थापन स्थान व जिला परिवर्तित हो रहा है लेकिन कार्मिक की वरिष्ठता अप्रभावित रहती है तो ऐसे जो विकल्प पत्र हैं उनको अलग करना है। और दूसरा है ऐसे विकल्प पत्र जिनमें कार्मिक का पदस्थापन स्थान जिला परिवर्तित हो रहा है लेकिन कार्मिक की वरिष्ठता प्रभावित हो रही है तो इनके जो है मंडल अलग से तैयार करने एक प्रकार से इनकी सूचना अलग रहेगी क्योंकि इन्होंने कहा है ऊपर पृथक पृथक वर्गीकृत करके सूचना दी जाए आगे। और अप्राप्त विकल्प पत्रों से संबंधित कार्मिकों का नाम सूची से विलोपित किया जाए जिनके विकल्प पत्र अप्राप्त है उनको भी डाल दिया गया है अगर कार्मिकों को तो उनका नाम सूची से विलोपित किया जाए और उनका कारण स्पष्ट जो है उल्लेख हो। चौथा पॉइंट है यथास्थान जो रहना चाहते हैं उनके विकल्प पत्रों की सूचना को विलोपित किया जाए यानी हटा दिया जाए उनको भी जो यथास्थान रहना चाहते हैं। नवगठित जिले के उसी जिले के किसी अन्य ब्लॉक में समायोजन के विकल्प पत्रों को सूची से भी विलोपित कर दिया जाए यानी कि नवगठित जो जिला है कोई भी नया बना है उस जिले के किसी अन्य ब्लॉक में कोई समायोजन के लिए विकल्प पत्र दे रहा है तो उसको भी एक बार हटा दिया जाए विलोपित कर दिया जाए। और छठा पॉइंट है कि वरिष्ठ अध्यापक जो है सेकंड ग्रेड समकक्ष पद है जिनका नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक कार्यालय वगैरह है उनके उसी मंडल में अन्य जिले या ब्लॉक में समायोजन के विकल्प पत्र को भी सूची से विलोपित कर दिया जाए। और सातवां है जो न्यायिक वाद है कोई यानी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है जिनका सूचना का अंकन अलग से करके कार्मिक वार उनका न्यायिक जो भी विवरण उनका पूर्ण विवरण प्रेषित करें जो भी न्याय संबंधित प्रकरण चल रहे कोर्ट रिलेटेड उनके। और नंबर 8 है कि समस्त विकल्प पत्रों को सम्मिलित कर लिया गया है इस आशय का शपथ पत्र भी प्रेषित करें यानी समस्त प्रकार के विकल्प पत्रों को लिया गया अलग अलग क्लासिफिकेशन करके। और साथ ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नीचे एक गाइडलाइन दी गई है कि प्रकरण जो है ये
क्योंकि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने का प्रकरण है, जैसे में वरिष्ठता विलोपन और नए ज़िले में कनिष्ठतम वरीयता वाली शर्त है। तो ये गंभीर प्रकरण है, या कहा गया है कि अति गंभीर प्रकृति का है और प्रकरण माननीय न्यायालय में भी अवमानना दायर है, यानी रिट दायर है, कोर्ट से रिलेटेड मैटर भी हो सकते हैं ऐसे में, और है भी। ऐसे में उपरोक्त अनुसार वांछित सूचना को पूर्ण संशोधित करके आपके मंडल व अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के किसी विज्ञ राजपत्रित अधिकारी या प्रकरण लिपिक को व्यक्तिगत रूप से 12 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे निदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित कराएं। यानी ऐसे प्रकरण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्य के जो भी कर्मचारी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी लिपिक, उनको स्वयं बुलाया गया है निदेशालय में उपस्थित हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। विकल्प पत्रों को लेकर सरकार ने ऑर्डर जारी किया है। नवीन जिलों में कार्यरत विभाग के कार्मिक और पूर्व जिले में स्थानांतरित तो जो प्रस्तुत विकल्प पत्र है उसके संबंध में। इसके साथ ही लास्ट में अब बात करेंगे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग से अपडेट्स की, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों की, जो लोकसभा में 9 फरवरी को जो है चर्चाएं हुई और वो टेट से संबंधित है। टेट को लेकर भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया शिक्षा मंत्री श्री लालजी वर्मा द्वारा, जिसमें पूछा गया कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चित प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करें। और ये क्या है, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में TET यानी टेट अनिवार्य नहीं थी? यदि हाँ तो उसका भी ब्यौरा क्या है, बताएं। क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट यानी TET से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट सम्मान राष्ट्रीय नीति तैयार या जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ अन्याय न हो? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि TET के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की जिस सेवाएं हैं, पदोन्नति है, अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? तो इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय में, उन्होंने उत्तर दिए हैं, वो भी जानना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि क से ड तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT ने दिनांक 23 अगस्त 2010 के राजपत्र अधिसूचना में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम कुछ योग्यताएं निर्धारित की है। यानी कक्षा 1 से 8 का शिक्षक आपको बनना है तो न्यूनतम योग्यताएं होना जरूरी है। इस अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एक शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET टेट पास करना आवश्यक बताया गया। योग्यताओं में से एक योग्यता होनी चाहिए, यानी BEd STC वगैरह तो होते ही हैं, ट्रेनिंग प्रोफेशनल। इसके साथ ही नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता पास करना आवश्यक है, एक योग्यताओं में से, जो 2010 को जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 यानी 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत TET निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए ये अनिवार्य है। तो माननीय न्यायालय ने इसको अनिवार्य कर दिया कि टेट अनिवार्य होना जरूरी है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण योग्यता है, एक योग्यताओं में से एक पास होना जरूरी है। तो ऐसे में RTE अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है कि जिनकी सेवा में 5 वर्ष बचे हैं, लास्ट सेवा में यानी सर्विस कंप्लीट होने वाली है, सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, तो वे सेवा में अगर रहना चाहते हैं तो उनको 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट उत्तीर्ण करना होगा। साथ ही जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, 5 वर्ष से अधिक बची है तो उनको 2 वर्ष के भीतर लेनी होगी टेट, और 5 वर्ष से कम बची है तो उन्हें टेट पास किए बिना ही सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। यानी कि कह सकते हैं कि जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, यानी रिटायरमेंट होने वाले, उन्हें टेट पास करने में यानी बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। उन्हें टेट पास करने से छूट दी गई है, उन्हें TET पास किए बिना ही वो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे
जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते। और साथ ही उनके पदोन्नति के लिए टेट होना अनिवार्य ऐसा कहा गया है। ऐसे के पदोन्नति नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए पात्र नहीं होंगे। और इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत संवैधानिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो इस प्रकार यहाँ क्लियर है कि आरटी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो दिशा निर्देश दिए उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा है कि शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी जो लोग हैं, जो भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए भी, और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति लेने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी ये योग्यता अनिवार्य है, यानी उनको टेट अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। धन्यवाद।